हेलो बच्चों, आइए आज देखते हैं किस तरह से हम जो है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये चीज ये हमारे पास है एचसीएफ। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? एचसीएफ का मतलब होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। अब समापवर्तक क्या होते हैं? समापवर्तक को कहते हैं गुणनखंड। समापवर्तक को हम क्या कहते हैं? समापवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम गुणनखंड। क्लियर है ये चीज? इसको हम गुणनखंड भी कहते हैं। अब गुणनखंड क्या चीज होते हैं? गुणनखंड क्या होते हैं? ध्यान से देखिए, जैसे मुझे ये 8 गिवन है, इस 8 के हमने गुणनखंड बताने हैं। 8 के गुणनखंड, इसका मतलब गुणनखंड का मतलब है इस गिवन संख्या में, दी गई संख्या में किस किस संख्या का भाग जाता है, किस किस का भाग जाता है। इसमें किस किस का भाग जाता है? देखिए, 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 8 का भी जाता है, यानी ये इसके गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। ठीक इसी तरह जैसे मैं अगर 12 का बोलूं, 12 के क्या के गुणनखंड है? तो 12 का 1 गुणनखंड है, 2 का भी पहाड़ा 12 में जाता है, 3 का भी पहाड़ा 12 में जाता है, 4 का भी पहाड़ा 12 में जाता है, 6 का भी 12 में जाता है और 12 के भी 12 में जाता है, यानी ये इसके गुणनखंड है। क्लियर है ये चीज? ये इसके गुणनखंड है। अब इन्होंने कहा है महत्तम यानी बड़ा सा बड़ा गुणनखंड हमने कॉमन बताना है, कॉमन बड़ा सा बड़ा फैक्टर बताना है। ठीक है जी। अगर मैं 8 और 12 की बात करें, 8 और 12 का एचसीएफ क्या है? 8 और 12 का एचसीएफ, तो सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड लिख लेंगे। लिखे हमने गुणनखंड, इसके भी और इसके भी, दोनों के गुणनखंड लिख रखे हैं। अब कॉमन, बड़ा सा बड़ा कॉमन देखना हमने इन दोनों में। यहाँ 1 भी कॉमन है दोनों जगह, 2 भी दोनों जगह कॉमन है और 4 भी दोनों जगह कॉमन है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? ये 4 कॉमन हो गया। सबसे बड़ा क्या हो गया? 4। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? 8 तथा 12 का एचसीएफ क्या लिखेंगे? एचसीएफ बराबर 4, ये लिख लेंगे हम। क्लियर है ये चीज? आइए एक और उदाहरण के द्वारा पहले समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, इसी तरह से अगर मैं ये कहूं 10 तथा क्या कहे 24 का एचसीएफ, ये हम जो है इस विधि से कर रहे हैं। किस विधि से? गुणनखंड की विधि से। ठीक है ना? गुणनखंड देखो, पहले 10 का गुणनखंड निकाल लो आप। 10 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 1 गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड का मतलब है इस 10 में किस किस की टेबल जाती है? 1 है, 2 की भी जाती है और 5 की जाती है और 10 की जाती है, बस। इसके अलावा किसी की नहीं जाती है। अब अगर हम 24 का गुणनखंड बोले तो 24 में किस किस की टेबल जाती है? 1 की भी जाती है, 2 की भी जाती है, 3 की भी जाती है, 4 की भी जाती है और 6 की भी जाती है, 12 की भी जाती है और 24 की भी जाती है। क्लियर है चीज? ये 24 के गुणनखंड है। अब हमने क्या करना है? एचसीएफ यानी हाईएस्ट, सबसे बड़ा सा बड़ा कॉमन बताना है इन दोनों में। तो बड़ा सा बड़ा कॉमन देखो जरा, 1 भी दोनों जगह कॉमन है, 2 भी कॉमन है और हमारे पास क्या कॉमन है इसमें? और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ देखिए आप, यहाँ 5 है, 10 है, यहाँ लेकिन नहीं है कुछ भी कॉमन। तो सबसे बड़ा कॉमन ये है 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। आंसर एचसीएफ क्या आएगा? 2 आ जाएगा। यानी आप कहोगे 10 तथा 24 का एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे आप? 2। क्लियर है ये चीज? लेकिन अब क्या है, जब बड़ी संख्या दी रहती है, ये किसी पेपर में आया रहता है क्वेश्चन, तो ये इस विधि से करने में बहुत टाइम लगता है। ये टाइम कंज्यूम विधि है। क्लियर है ना? आइए इसी गुणनखंड को आप एक सरल मेथड से सीखते हैं आज। यह हम पे गिवन है 24 और 120 का गुणनखंड बताइए। 24 और 120 को सबसे पहले हमने क्या करना है? इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ देने हैं। प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देने इनको। यानी अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे हम? एक इस तरह से डंडी लिख देंगे और एक इस तरह से। क्लियर है चीज? यहां से देखिए जरा, हम इस तरह से बना देंगे और यहां लिखा हमने 64। पहले 64 को तोड़ रहे हैं ना, 64 को देखिए जरा। यहां जब तक सम संख्या है, जब तक इवन है, जब तक इवन है, यहां से 2 रखेंगे। जब तक यहां इवन रहेगा 2 से भाग देंगे। जब तक यहां पर इवन रहेगा, जब तक इवन रहेगा, यहां पर सम संख्या रहेगी, सम, तब तक यहां 2 लिखेंगे। तब तक 2 से ही भाग देना है। यहां भाग लिखने का मतलब है भाग देना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब है भाग देना। 2 से ही भाग देंगे। यहां का मतलब है 2 का भाग देना 64 में। तो 2 का भाग 64 में 2 जरा कितनी बार आता है? तो 32 बार। ऐसे भी दे सकते हैं ना आप भाग, 2 का भाग 64 में ऐसे भी दे सकते हैं ना, 2 3 6 कह सकते हो आप। अब यहां से ये तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, यहां से 4 उतरा,
और 2 दूनी 4, ऐसे भी दे सकते हैं आप भाग। क्लियर है? 32 आ जाएगा, 32। या ये भी लगा सकते हैं आप सीधा कि इसका आधा क्या है ना, 2 से जब भाग करते हैं तो इसका मतलब आधा, 64 का आधा 32। फिर 2 से भाग दो 32 को तो 16 बार, फिर 2 से भाग दो 16 को तो 8 बार, फिर 2 से भाग दो 8 को तो कितनी बार, 4 बार, फिर 2 से भाग दो 4 को तो 2 बार, फिर 2 से भाग दो 2 तो 1 बार। यहाँ तब तक 2 लिखेंगे जब तक यहाँ सम संख्या रहेंगी। ये सारी सम संख्या थी इसलिए हमने यहाँ 2 2 2 2 लिखा। क्लियर है चीज? अब 120 को देखते हैं जरा। अब इसी तरह से हम 120 को भी करेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है चीज? ये हमने लिखा 120 यहाँ पर। 120 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं, इस कलर से करते हैं। 120 का अभाज्य गुणन, ये सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या है तो 2 लिखेंगे। 2 से भाग दो 2 छक्का 12, 0 का 0। फिर से सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या है। बार जाएगा 2 का पाड़ा 60 में पढ़ेंगे तो 30 बार, 2 3 6, 0 के 0। फिर से सम संख्या आ गए, फिर 2 लिख लो। कितनी बार गया? 15 बार, क्योंकि 15 दूनी 30 का आधा कितना होता? 15। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, फिर 15। अब क्या सम संख्या है? नहीं, अब सम संख्या नहीं है तो क्या होगा? अब 2 नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे? देखो 3 का पाड़ा जाता है इसमें, 3 लिखेंगे, 3 पंजी 15। अब किसका पाड़ा जाता है 5 में? ये 5 की ही टेबल जाती है 5 में, 5 एकम 5। ये क्लियर है? जब तक 1 नहीं आया लास्ट में तब तक हमने भाग करते जाना है, अभाज्य संख्याओं से भाग देते जाना है। अब इतना क्लियर है? अब यहां से देखिए हम क्या कह सकते हैं इसको, यहां से देखिए ना, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं जरा। अब हम पहले 64 को लिख लेंगे, ठीक है? हमने लिखा 64 बराबर क्या लिखा, जो ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो हम लिख लेंगे 2 इंटू 64 को क्या लिख लेंगे हम? 64 को लिख लेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। अब इसी तरह से 120 को लिख लेंगे आप। 120 बराबर क्या आया? 2 कितनी बार? 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 कितनी बार है? 1 बार, फिर 1 बार 5 है। क्लियर है चीज? अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखना, अब चीज को कॉमन देखना, कॉमन कौन कौन कॉमन है। देखो दोनों लाइनों में ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, फिर ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, फिर ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, दोनों जगह। क्लियर है? अब यहाँ 2 2 2 बचा, लेकिन यहाँ इस लाइन में नहीं है ना? यहाँ 3 और 5 है लेकिन ऊपर की लाइन में नहीं है। और उन्हीं संख्याओं को लिखना है जो कॉमन रहते हैं, उन्हीं अंकों को लिखना है जो दोनों जगह कॉमन है। तो दोनों जगह 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन। तो आपका आंसर क्या होगा? हम आंसर लिखेंगे इस तरह से, 120 तथा 64 का हम लिखेंगे 120 तथा 64 का HCF बराबर कितना होगा? लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है चीज? प्रत्येक डब्बे से 1 लिख लिया, इस डब्बे से 2 लिख लिया, इस डब्बे का भी 2 लिख लिया, इस डब्बे का भी 2 लिख लिया। तो टोटल कितना हुआ? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर। आप चाहे तो इस 8 से जो आंसर आता है उससे दोनों में भाग दे सकते हैं, दोनों में भाग जाना चाहिए, दोनों में भाग जा रहा है तो आंसर है। क्लियर है ये चीज? ये हमारा क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक HCF। क्या हुआ? HCF। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए। ये गिवन हमें कि 24 तथा 36 का HCF ज्ञात कीजिए। क्लियर है? 24 तथा 36 का HCF ज्ञात कीजिए। फिर से ज्ञात करते हैं भाई, फिर यही मेथड करते हैं। हमने 24 लिखा और हम तब तक जो है यहाँ पर 2 लिखेंगे जब तक यहाँ सम संख्या रहती है। सम संख्या है तो 2 से भाग दो 12 बार, फिर से सम संख्या है 2 से भाग दो 2 छक्का 12, फिर से सम संख्या है 2 से भाग दो 2 3 6। अब सम संख्या नहीं है, अब भी सम आ गई है ना, 3 आ गया तो 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता तब तक हम भाग देते रहेंगे, आइए अब इसका देखते हैं 36 का। 36 कैसा हुआ? ध्यान से देखिए जरा। ये लिखा 36,
सम संख्या है तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 का भाग 36 में 2 कितना बचता है? 18। फिर 18 भी सम संख्या है, 2 का भाग 18 में 2 जरा कितना आता है? 9। अब क्या चीज़ आ गया? विषम संख्या आ गई। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ जाएगा 3 का भाग। 9 में 2 जरा कितनी बार? 3 बार। 3 का भाग 9 में गया कितनी बार? 3 बार गया। फिर 3 का भाग 3 में 2, अब 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार। दोनों जगह 1 1 आ गया। बस अब देखिए हमने एक बार ये लिख लो आप, 24 बराबर कितना है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है, और 1 बार क्या है? 3 है। क्लियर है चीज? इसी तरह से 36 यहाँ लिख लो आप, बराबर 1 2 बार 2 है, और इंटू 3 बार भी 2 है। 3 भी कितनी बार है? 2 बार है। अब हम इसको कॉमन देखेंगे, कौन सा जोड़ा कौन सा कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, एक कॉमन है, दोनों जगह 2 2, फिर से दोनों जगह 2 2। अब यहाँ 2 है लेकिन इस लाइन पे 2 नहीं है, ऊपर की लाइन में 3 है, नीचे की लाइन पे भी 3 है कॉमन। इसके अलावा कोई कॉमन आ रहा? इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना? आप ये लिख लेंगे अब इसको, 24 तथा 36 का HCF इजकल टू क्या है? 2 यहाँ से लिखेंगे इस डब्बे से, 2 इस कॉमन फैक्टर को यहाँ से लिखेंगे, और 3 यहाँ से लिखेंगे 3। ठीक है, 2 2 4 और 4 3 12, ये आंसर। ठीक है ये चीज। आप चाहे तो इस 12 का भाग दोनों में दे सकते हैं, इस 12 का भाग दोनों में दे सकते हैं, दोनों में जाएगा। अगर दोनों में जा रहा है तो आंसर है, नहीं जाएगा तो आंसर नहीं होगा। इसका मतलब गलती हुई है कहीं, लेकिन ये जा रहा है तो इसका मतलब ये आंसर है। क्लियर है चीज? आइए अब इसी तरह से एलसीएम का क्या मतलब है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि एक बार थोड़ा सा इसके बारे में हल्का बता देते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे होते हैं? जैसे मैंने मल्टीपल, क्या चीज हुआ? मल्टीपल यानी समापवर्त्य। समापवर्त्य क्या कहते हैं? समापवर्त्य को कहते हैं गुणज। गुणज यानी कि इसकी टेबल आगे पढ़ना। जैसे एक उदाहरण देते हैं, 8 के मल्टीपल पर कौन कौन होंगे? 8 का टेबल आगे पढ़ते जाओ, यानी कि 8 के पहाड़ आगे पढ़ो। 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, और डॉट 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 आगे बहुत सारे होंगे। ठीक है ना? यानी कि समापवर्त्य गुणज, समापवर्त्य को गुणज भी कहते हैं। ये मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। जबकि हमने अभी फैक्टर पढ़े थे, अपवर्तक पढ़े थे, उस पर लिखा था अपवर्तक। अपवर्तक को हम गिन सकते हैं, उसे गुणनखंड कहते हैं। क्लियर है चीज? उसे क्या कहते हैं? गुणनखंड। लेकिन इसको कहते हैं गुणज। इसे क्या, इसको कहते हैं हम गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। क्लियर है चीज? अब यहां से देखिए, जैसे मैं 5 के गुणज निकालूं, 5 के समापवर्त्य निकालूं तो क्या होंगे? 5 10 15 20 और 25 30 35 40 और डॉट 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 होंगे ना इस तरह। अब इन्होंने कहा, अगर मेरे को ये कहा इन दोनों में लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम मतलब छोटा सा छोटा गुणज कौन सा है? छोटा सा छोटा कॉमन गुणज क्या है? छोटा सा छोटा कॉमन, छोटा सबसे छोटा कॉमन। वहां बड़ा सा बड़ा देख रहे थे, या छोटा छोटा। ये कॉमन है क्या? छोटा नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। ये 40 ऊपर है, नीचे भी 40 है, सबसे छोटा ये आ रहा है, सबसे पहले ये कॉमन आ रहा है सबसे पहले। इसका मतलब यही इसका एलसीएम है, यही इसका एलसीएम है। क्लियर ये चीज? यही इसका एलसीएम है। लेकिन इस विधि से करने में फिर टाइम ज्यादा लगता है। आइए इसको भी हम एक सरल विधि से करते हैं। क्लियर ये चीज? देखिए, देखिए हमने इस तरह से बना दिया। पहले खाने में हम पहले वाले को लिख दे 24 को, और दूसरे खाने में हम दूसरे वाले को लिख दे जो गिवन है। दूसरे खाने में 125। क्लियर है चीज? जो गिवन है, दोनों दे रखे ना, 24 और 125 दे रखे ना, इनका हमने एलसीएम निकालना है। क्लियर है? इसके क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक समापवर्त्य निकालना है, एलसीएम। हमने क्या करना है? इन दोनों में से अगर किसी में भी सम है, दोनों में से किसी में भी सम संख्या है, तो बाहर 2 लिखेंगे, 2 का भाग देंगे पहले। अगर कहीं पर भी सम संख्या है, 2 का भाग देना है। यहां सम संख्या आएगा 12 आएगा। अब 2 का भाग क्या विषम संख्या में जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकता, विषम संख्या में नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको ऐसे का ऐसे उतार देंगे, 125। क्लियर है चीज? ठीक इसी तरह अभी भी सम संख्या जा रहा है, अभी भी सम संख्या है, ये सम संख्या इस खाने में 2 छक्का 12। फिर से यहां से देखो अभी भी नहीं जा रहा ना, तो इसको हम ऐसे रख देंगे 125। क्लियर है चीज? अभी भी फिर सम संख्या आ गई, 2 लिखा तो 2 2 3 6, फिर से नहीं जा रहा, 125 का 125 रख दिया। क्लियर है चीज?
अब यहाँ से क्या किया हमने, 3 लिखा, 3 का 3 एकम, यहाँ 125 आ गया है। क्लियर, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी नहीं जाता, 5 2 7 1 8 नहीं जा रहा ना। अब हम क्या कर सकते, इसको तो हम 125 लिख सकते हैं सीधा बाहर, क्योंकि 125 का पहाड़ इसमें जाएगा तो ये आएगा। क्लियर है, इसको हम सीधा 125 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा, है ना। तो हमारा ये क्या है, एलसीएम ये आएगा गुणा करके। ये जो चीज़ें सब गुणा करके गुणा कर देना आपने, जो चीज़ें बाहर आया उसको हमने गुणा कर देना है। क्लियर है चीज़, देखिए ध्यान से देखिए जरा, यानी आप लिखोगे 24 तथा एक एलसीएम बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार, फिर 3 इंटू, फिर 3 इंटू 125 है ना। ये चीज़ आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, और 24 का 125 में गुणा कर देना है, 24 का 125 में गुणा कर देना है। ठीक, 125 इंटू 24 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 इंटू 125 कितना हुआ, ये होता है 3000, 3000 कितना होता है, 3000। यानी कि हम कहेंगे इनका एलसीएम कितना हुआ, 3000। कितना हुआ एलसीएम, 3000। इस एलसीएम का मतलब है इसका भी पूरा पूरा टेबल इसमें जाता है, और इसका भी पूरा पूरा भाग इसमें जाता है, इसका भी पूरा पूरा भाग इसमें जाता है, इसका भी पूरा पूरा भाग इसमें जाता है। क्लियर है। इस तरह का अगला क्वेश्चन आप कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर है, ठीक है, अगले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।